स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। संवादी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष संवादी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। और हमारे संवादी फाउंडेशन से जुड़ने वाली हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में दीपा मैदान जी उपस्थित हैं, जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यूएसए से जुड़ी हुई है कंचन चौबे, इसमें कंचन नाम आ रहा है मैम आपका? कंचन नाम है मैडम प्रीति हाँ जी, चौबे जी, मतलब मैडम जो है जुड़ी हुई है उससे से, और स्पेशली उन्हीं के लिए क्लासेस शुरू की गई हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने सारे लोगों को ऐड कर दिया है। और इसके अलावा हमारे अभी और कोई नहीं ज्वाइन किया, तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं, और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मली एमपी खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से यह संस्थान एस्पस और उसको उसके जो विधा है एक्यूप्रेशर विधा, उसको ये ऊंचाई प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बनाते हुए पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा,
वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः मुन्नी त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं। सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं वो, और आज वो चर्चा करेंगी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तुल्यार्थता का सिद्धांत। तुल्यार्थता का अर्थ ये था कि यह सिद्धांत, 2 मिनट बता दूं, हम तुल्यार्थता का सिद्धांत देते प्रोफेसर पार्क जेवू ने जब TCM पे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पर रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि शरीर के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां पर एक्यूपंक्चर करना कठिन है, कहीं कहीं इम्पॉसिबल भी है और कहीं कहीं कठिन भी है। तो उन्होंने जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद में जो कंसेप्ट था, उसके आधार पर एक रिसर्च किया। भारतवर्ष में आए थे वो। तो यहाँ पर एक आयुर्वेद में एक श्लोक है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंत है पुरुष और यावंत है पुरुष तावंतो लोके, कि जितने मूर्तिमान भाव ब्रह्मांड में है उतने ही पुरुष में है, यानी व्यक्ति में है। पुरुष माने व्यक्ति। तो वो उन्होंने कहा कि और जितने भाव पुरुष में है यानी व्यक्ति में है, उतने ही भाव जो है मूर्तिमान भाव ब्रह्मांड में है। तो यह सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत था। उसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा कि जब हम तुलना ब्रह्मांड से पुरुष की कर सकते हैं, तो पुरुष के में यानी व्यक्ति के शरीर में भी तो कोई ऐसा अंग होगा जहां से उसकी तुलना पूरे शरीर की जा सके। इस आधार पर उन्होंने हाथों और पैरों को एक कंसेप्ट दिया, सुजोग थ्योरी। वहां से कंसेप्ट आया। करस्पॉन्डेंस का सिद्धांत वहां पर हुआ। इसको सुजोग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सु माने हाथ, जोग माने पैर, वहां की भाषा में, कोरियन भाषा में। तो उस सिद्धांत के आधार पर जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 2000 में डेवलप हुआ, तो उस सिद्धांत में तुल्यार्थता का सिद्धांत हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया। हमारा तुल्यार्थता का सिद्धांत था, और हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस सिस्टम की जो कमियां थी उनको भी हम लोगों ने इसमें ठीक कर दिया। और आप देखेंगे इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर है बस केवल, अदरवाइज सिद्धांत वही है कि हम ब्रह्मांड की तुलना व्यक्ति से कर सकते हैं और व्यक्ति की तुलना उसके हाथों पैरों से कर सकते हैं। तो इसी को आज मुन्नी त्रिपाठी जी अपने विषय पर बताएंगी। तो मैं मुन्नी त्रिपाठी जी पूरा स्वागत कर रहा हूँ और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर, आवाज आ रही है सर? आदरणीय पूजनीय मेरे गुरुदेव श्री सर जी को चरणों में कोटि कोटि नमन। बाकी जितने मेरे साथी लोग हैं उनको भी कोटि कोटि नमन, मेरा प्रणाम। आगे ये तुल्यार्थता पे हमें कुछ टूटी फूटी शब्दों में कहने का मौका मिला है सर के द्वारा, तो आप लोग के सामने बोल रही हूँ। जैसा कि कहा गया है इस किताब में, तुलना करना एक नितांत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हम प्रायः दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में तुलना करने तथा उसमें आपस में कुछ समान विशेषताएं खोजने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारी ये आदत है, जो हम एक दूसरे से तुलना करते हैं लोगों की, कि उसकी शक्ल उससे मिलती है। वैसे हम लेडीज ही हैं तो हम कहते हैं कि हम एक दूसरे की सहेली हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि उसकी शक्ल उससे मिलती है, उसकी शक्ल उससे मिलती है। तो वही चीज यहाँ बताई गई है। जैसे एक घर में कोई नवजात शिशु का आगमन होता है, तो महिलाएं जो है उसके आगमन पे कहते हैं कि इसका शक्ल माँ के जैसे है, उसके पिता के जैसे उसके आंख है, उसकी माँ की जैसी उसकी नाक है, उसके भाई की जैसा उसका होठ है, चाचा ताऊ की जैसे उसके कपाल है। बाकी इस तरह से तुलना करते हैं। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो कहते हैं कि उसका मस्तक जैसे, जिसका जैसा मस्तक है, इसी तरह दादा दादी सबके बारे में बताए जाते हैं कि दादी की तरह इस तरह है, दादा की तरह ये उनके नाक है, आंख है, ऐसे बताया गया है। व्यक्ति को जानने अथवा समझने के लिए उसकी पूर्व ज्ञात वस्तु से तुलना करना ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। वैसे भी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं कि वो किसी भी चीज की तुलना करते हैं, कोई किसी वस्तु से किसी वस्तु की तुलना कर देते हैं। आयुर्वेद में तुल्यार्थता के आधार पर संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना मानव शरीर से की गई है। अभी सर ने बताया जैसा कि आपको, कि पूरे ब्रह्मांड की तुलना जो है हमारे शरीर से की गई है। मतलब तुल्यार्थता के आधार पर इसी को बताया गया है। तो यह शरीर स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है कि पिंड अर्थात मानव शरीर, पिंड को मानव शरीर माना गया है। सर ने अभी बताया आपको कि ये जो शरीर है हमारा, वो पिंड है, और ब्रह्मांड तो समझते ही हैं आप लोग।
तो ब्रह्मांड से तुलना इस पिंड से, शरीर से मतलब ब्रह्मांड की तुलना की गई है, प्रयत्न किया गया है। पिंड अर्थात मानव शरीर ब्रह्मांड से पूर्ण तुल्यार्थता तात्पर्य है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है इस अनंत विस्तार के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। ब्रह्मांड कितना विस्तार है उसको जानना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जितने हमारी खुले आंखों से दिखता है वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए अनंत विस्तार के रूप में है, दिखाई पड़ता है। वह सब किसी न किसी रूप में पिंड रूपी इस शरीर में, जितने चीज हमारे ब्रह्मांड में दिखाई पड़ते हैं वो सारे चीज हमारे शरीर में विद्यमान है। तो वह सब किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। सर्वविदित है कि सृष्टि में विद्यमान पंच महाभूत किसी न किसी रूप में इस मानव के शरीर में विद्यमान है। इस दृष्टिकोण से मानव शरीर तथा ब्रह्मांड की तुल्यार्थता स्पष्ट रूप से की जाती है। हमारे जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में विद्यमान है, और वो चीज जो है हमारे शरीर से ब्रह्मांड से शरीर की तुलना की गई है। आयुर्वेद के इस तुल्यार्थता सिद्धांत के दृष्टिकोण से मानव शरीर का अध्ययन करने पर हमें शरीर में तुल्यार्थता का आयाम दिखाई पड़ता है। तुल्यार्थता का यह नवीन आयाम है। शरीर तथा हाथ की हथेली में संपूर्ण तुल्यार्थता का आयाम, जिसके आधार पर शरीर तथा हथेली में तुल्यार्थता स्थापित करके हथेली के माध्यम से संपूर्ण शरीर का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। देखिए हथेली में के माध्यम से जो तुल्यार्थता के हिसाब से ब्रह्मांड और उसके हिसाब से तुल्यार्थता करके अगर हम हाथ से उसका करें तो संपूर्ण शरीर के उपचार सिर्फ हाथ से हम कर सकते हैं। सर इस तरह से पहला दिया हुआ है शरीर एवं हथेली एक इकाई के रूप में। तो जिस तरह से ब्रह्मांड एक इकाई है, ब्रह्मांड जैसे एक है, उसी तरह से हमारा शरीर भी एक ही है, दो नहीं है ना, हमारा शरीर तो एक ही है। तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड की संपूर्ण इकाई, उसी प्रकार से शरीर एक संपूर्ण इकाई है। इसी आधार पर हम प्रथम दृष्टया इन दोनों में तुल्यार्थता स्थापित करते हैं। ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में तुलना करते हैं, तुल्यार्थता करते हैं। विचार के इस क्रम को एक चरण और आगे बढ़ाकर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार यह शरीर एक इकाई है, उसी प्रकार हाथ की हथेली भी एक ऐसी इकाई है जिसकी शरीर से पूर्ण तुल्यार्थता स्थापित की जा सकती है। ये कह रहे हैं, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमारा शरीर है, ब्रह्मांड है, उसी तरह से हमारा शरीर है, और शरीर से ये हमारा हाथ है जिसकी तुल्यार्थता पूरे शरीर से हमारा तुल्यार्थता हाथों से की जा सकती है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, देखिए प्रकृति के सूर्य बने हैं, और यहाँ तो एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, उसकी तुलना शरीर से किया हम लोगों ने, और शरीर की तुलना फिर हम लोगों ने किससे कर लिया? हथेली से, अपने हथेली से। इस प्रकार हम लोग जो है इसको कोशिश कर रहे हैं बताने की। जी। तो अब दूसरा है तुल्यार्थता की दृष्टि से शरीर एवं हथेली के दो भाग। तुल्यार्थता तुलना की जा रही है, मतलब हमारे शरीर के और जो हमारी वो हथेली है, हथेली शरीर के दो भागों में बांटा जा रहा है। तो ये बता रहे कि शरीर को दो भागों में कैसे बांट सकते हैं। शरीर का विश्लेषण करने पर इसके दो भाग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, एक आगे का भाग और दूसरा पीछे का भाग। हमारे शरीर को एक आगे का भाग है, एक पीछे का भाग है, जिससे सर ने बताया भी होगा। आगे के भाग को हमारे जो आगे के भाग है उसे इन हम कहते हैं, और जो पीछे के भाग है उसे यांग कहते हैं। तो आगे पढ़ेंगे या सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। दूसरा, शरीर के सामने का भाग तुलनात्मक दृष्टि से उजला होता है। हमारे आगे का भाग जो है पीछे के भाग के हिसाब से सफेद होता है, और पीछे के भाग आगे के हिसाब से थोड़ा मतलब डार्कनेस होता है, थोड़ा कम होता है, काला होता है, जबकि पीछे के भाग अपेक्षाकृत गहरे रंग के होते हैं। हाथ की हथेली का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि इसमें भी आगे का भाग उजला तथा पीछे का भाग अपेक्षाकृत गहरे रंग का होता है। जैसे हाथ में अगर हम देखें तो ये हमारे आगे का भाग सफेद है, उजला है, और पीछे के भाग थोड़ा डार्क है। तो इस प्रकार से तुलना किया गया है, गहरे रंग का होता है। इस प्रकार शरीर को का आगे की ओर सुगमता से अधिकता झुकाया जा सकता है। अब इस तरह से देखें तो हम शरीर को जितना चाहे उतना ऐसे करके झुका सकते हैं,
लेकिन पीछे को झुकना चाहे तो हम पीछे को शरीर को नहीं झुका सकते हैं और सुगमता से झुका पाना संभव है। अब यदि अपने हथेली की ओर ध्यान दे तो हम देखते हैं कि इसे भी हम आगे की ओर जितना चाहे उतना झुका सकते हैं, लेकिन पीछे को झुकाना चाहे तो ज्यादा नहीं झुक सकता है हमारा। आगे जितना चाहेंगे उतना हम झुका सकते हैं, लेकिन पीछे अगर झुकाना चाहे तो एक हद तक आके रुक जाता है। ध्यान दे तो हम देखते हैं कि इसे भी आगे की ओर मोड़ कर मुट्ठी के रूप में बंद किया जा सकता है। अब इसे हम चाहे तो मुट्ठी भी बंद कर सकते हैं, लेकिन पीछे से मुट्ठी बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो मुट्ठी नहीं बंद किया जा सकता। अतः शरीर के आगे का भाग तथा पीछे का भाग अपने स्वरूप के दृष्टिकोण से हाथ की हथेली से पूर्ण तुल्यता प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा जो है हाथ की हथेली से इसका तुलना किया जा सकता है आगे और पीछे के। अब तीसरा है शरीर के जोड़ों के आधार पर तुल्यार्थता। हमारे शरीर में जो जोड़ है उसके आधार पर तुलना किया गया है शरीर का। हमारे शरीर में अनेक जोड़ है जो शरीर के सहज संचालन में सहायक होते हैं। इन जोड़ों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि इनकी संख्या की दृष्टि से भी शरीर तथा हथेली में अद्भुत समानता है। उदाहरण स्वरूप हमारे हाथ में प्रमुख 3 जोड़ हैं, कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़ तथा कलाई का जोड़। इसी प्रकार हमारे पैर में भी प्रमुख 3 जोड़ है, कुल्हे का जोड़, घुटने का जोड़ तथा टखने का जोड़। अब हाथ में जो हमारा जैसे जोड़ है, जैसे ये हमारा कंधा का जोड़, ये कोहनी का जोड़ और ये कलाई का जोड़ है, उसी तरह से हमारे जो इस शरीर में है, हाथ हथेली में है, वो हाथ में भी ये जोड़ है हमारे, और उसी तरह से हमारे शरीर में भी जोड़ है। तो ये बताए गए हैं कि यदि हाथ की हथेली का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि हथेली के चारों उंगलियों में भी 3-3 जोड़ है। इसी प्रकार अगर हथेली में देखें तो हमारे हथेली में भी उंगलियों में 3-3 जोड़ है और हथेली में भी 3-3 जोड़ है। ये सामने चित्र दिखाया गया है, 3-3 जोड़। शरीर के 4 विस्तार एक्सटेंशन तुल्यता के परिप्रेक्ष्य में हमारा शरीर एक ऐसी विशिष्ट संरचना है जिसमें हमें 2 हाथों तथा 2 पैरों के रूप में 4 विस्तार एक्सटेंशन स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ये चारों विस्तार शरीर के संचालन तथा शरीर के लिए निर्धारित विभिन्न क्रियाओं के सुचारू रूप से संपादन के लिए आवश्यक है। यदि हम हाथ की हथेली का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि हम इसमें भी 4 उंगलियों के रूप में हथेली के 4 विस्तार एक्सटेंशन दिखाई पड़ते हैं। उंगलियों का हथेली के संचालन तथा विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन की दृष्टि से वही स्थान है जो शरीर में हाथ पैर का स्थान है। इस आधार पर भी हथेली में पूरे शरीर की तुल्यता सहज ही स्थापित की जा सकती है। अब शरीर में जो भी स्थान है वो हमारे हथेली में भी है, जो दिखाया गया है, जैसा कि देख लीजिए चित्र में आप लोग। 2 हाथ है, 2 पैर है, जी। बाहर वाले हाथ है, अंदर वाले पैर है। अब आप देख लीजिए, जैसे कि ये जो ऐसे हम हाथ करेंगे तो हमारे जो ये 2 उंगलियां हैं वो ऊपर चली जाती है और 2 जो उंगलियां हैं पीछे को आ जाती है। तो जो नीचे ऐसे करेंगे तो जो नीचे को आ रहे हैं वो हमारे पैर हैं, जो ऊपर के आ रहे हैं वो हमारे हाथ हैं। और ये सिर है, और ये सिर है। हाँ जी। जी। और 5 संरचनाओं के आधार पर तुल्यार्थता। हमारे शरीर में निकली हुई 5 संरचनाएं मिलकर समग्र रूप में एक इकाई के रूप में शरीर का निर्माण करती है। शरीर के धड़ से निकली हुई 5 संरचनाएं, ऊपर की ओर सिर तथा नीचे की ओर 2 हाथ एवं 2 पैर। इन 5 संरचनाओं में कार्य संचालन की दृष्टि से अद्भुत सामंजस्य है। सिर में विद्यमान मस्तिष्क के निर्देशन में ही हमारे हाथ व पैर कार्य करते हैं। जैसा कि अभी बताया मैंने कि ये सिर है और ये दोनों हाथ है और ये दोनों पैर हैं। तो इस रूप में यहाँ यही बताया गया है। वस्तुतः हाथ व पैर को मस्तिष्क के ही विस्तार बिल्कुल समानता स्थिति वहां भी देखी जा सकती है। हाथ की हथेली में भी उसके बीच के चौकोर से भाग से 4 उंगलियों एवं 1 अंगूठे रूप में 5 संरचनाएं बाहर की ओर निकली हुई दृष्टिगोचर होती है। पुनः इन कार्य प्रणाली का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इनमें भी आपस में अद्भुत सामंजस्य विद्यमान है।
बिना अंगूठे के सहयोग के उंगलियां अपने कार्यों का संपादन नहीं कर सकती। अब ये बिना अंगूठे की उंगलियां तो कार्य कर नहीं सकती है, अंगूठे रहेंगे तभी हम कार्य कोई कर सकते हैं। छठा है, शरीर के अनुरूप हथेली में 6 संरचनाएं। हमारे शरीर में प्रमुख 6 संरचनाएं स्पष्ट देखी जा सकती इसको कहा जा रहा है कि थंब इज हेड, जी। थंब इज हेड, थंब के बिना ये काम नहीं कर हमारा सकते, हेड के बिना काम नहीं कर सकते। जी। अब इस 6 में है, शरीर के अनुरूप हथेली में 6 संरचनाएं। हमारे शरीर में प्रमुख 6 संरचनाएं स्पष्ट देखी जा सकती है। दो हाथ, 2 पैर, 1 सिर तथा धड़। इन 6 संरचनाओं से मिलकर हमारा यह शरीर बना है। हाथ की हथेली में भी इसी प्रकार 6 संरचनाएं हैं, 4 अंगुलियां, 1 अंगूठा तथा हथेली के मध्य भाग। इस प्रकार इन 6 संरचनाओं की समानता के आधार पर भी शरीर की तुल्यता हथेली में स्पष्ट देखी जा सकती है। जैसे यही बात बताया गया है कि हमारे हथेली में भी 6 संरचनाएं हैं, जैसे कि ये 2 हाथ, 2 पैर और 1 धड़ और एक धड़ और 1 ये सिर, ये धड़, 1 धड़ और 1 सिर। तो धड़ तथा 5 संरचना हथेली तथा 5 संरचनाएं यहाँ दिखाई गई। तुल्यार्थता की दृष्टि से नंबर 7 में है। तुल्यार्थता की दृष्टि से शरीर के अनुरूप हथेली के 7 भाग बताए गए हैं। हमारे शरीर में विद्यमान धड़ संरचना के आधार पर स्पष्टतः 2 भागों में विभाजित होता है। धड़ को 2 भागों में विभाजित करने में डायफ्राम की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि ये हमारी डायफ्राम है, तो और ये ऊपर का है, तो धड़ को दो भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ से आधा आधा भाग किया गया है, आपके चित्र में दिखाया जा रहा है। यहाँ से आधा धड़, आधा जो है हमारे ऊपर का है और आधा नीचे का है, डायफ्राम के नीचे, आधा डायफ्राम के ऊपर का भाग है। तो इसमें भागों में गणना करने में कुल 7 भाग स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। हथेली का अध्ययन करने पर इसमें भी 7 का विभाजन नीचे दिए गए हैं। चित्र के अनुसार स्पष्टतः देखा जा सकता है। धड़ के 2 भागों के अनुरूप हथेली का विभाजन हथेली के ऊपरी मांसल भाग को शेष हथेली से अलग करने वाली काल्पनिक रेखा के आधार पर चित्र के अनुसार किया जा सकता है। अतः इस आधार पर भी शरीर की तुलना हथेली से करके इनमें तुल्यता स्थापित की जा सकती है। जैसे कि जो हमारी हथेली है उसमें बीचों बीच आधा भाग करेंगे तो आधा ऊपर के भाग जो है सो धड़, नीचे के भाग सिर के रूप में रहे, ऊपर डायफ्राम के नीचे और डायफ्राम के ऊपर के भाग। नंबर 8 में है, शरीर के 8 उप विभागों के अनुरूप हथेली के 8 विभाजन। शरीर के हमारे जो है 8 उप विभाग को है, हथेली को 8 भागों में बांटा गया है। शरीर को भी जिस तरह से 8 भाग में बांटा गया है, उसी तरह से हमारे हथेली में भी 8 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण शरीर के प्रत्येक भाग यदि सम्यक विश्लेषण एवं गणना की जाए तो इसे 8 भागों में विभाजित की जा सकता है। 1 में है सिर, दूसरा गर्दन, तीसरा डायफ्राम, चौथा डायफ्राम के नीचे के भाग, 5वां दाहिना हाथ, 6वां बायां हाथ, 7वां दाहिना हाथ और 8वां बायां पैर। अब शरीर के इन 8 भागों की दृष्टि से हथेली का विश्लेषण करने पर हमें ये 8 भाग हथेली में ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे हमारा अंगूठा के जोड़ है, जोड़ से ऊपर का भाग जो हमारे एक अंगूठा है तो उसमें 2 जोड़ हैं, तो अंगूठा के ऊपर का जो दोनों जोड़ के बीच के भाग है, हथेली के मध्य भाग का ऊपर का भाग, हथेली के मध्य भाग का भाग तथा पैर के प्रतिनिधि के रूप में हथेली की 4 अंगुलियां। तो हमारे जो ये अंगूठा है तो ये जो 2 जोड़ है उसके ऊपर वाला भाग सिर और नीचे वाला भाग को गर्दन के रूप में विभाजित किया गया है। इसके बाद हमारी 4 उंगलियां हैं जो जिसमें 2 पैर और 2 हाथ हैं। सॉरी। और सिर है, जिसमें सिर है, गर्दन, वक्ष, हमारे ये डायफ्राम के ऊपर का भाग, नीचे उदर मतलब पेट, और 2 हाथ और 2 पैर, 8 भागों में इनको विभाजित किया गया है। 9 में शरीर के संपूर्ण विश्लेषण तथा गणना के आधार पर तुल्यार्थता की स्थापना।
शरीर की क्रियात्मक संरचना को आधार मानने पर धड़ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये तीनों भाग शरीर के 3 क्रियात्मक बल बात पित्त तथा कफ के अधिकार क्षेत्र में रूप में जाने जाते हैं। शरीर के 3 क्रियात्मक बलों के आधार पर शरीर के धड़ भाग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन 3 भागों को शामिल करते हुए शरीर तथा हथेली के 9 विभाजन निम्नलिखित किए जा रहे हैं। अब हमारे हाथ में 3 भागों में बात पित्त और कफ के रूप में दिया गया है। जो ऊपर का भाग बात, इसके नीचे का भाग पित्त और इसके नीचे के भाग कफ के रूप में दिया गया है। जैसे ऐसे उल्टा करेंगे ऐसे, जैसे यहाँ दिखाया गया है। तो ऊपर में इधर बात होगा, यहाँ पित्त और नीचे वाला भाग कफ होगा, यहाँ चित्र में दिखाया गया है। और आयुर्वेद की यह मान्यता है कि इस मानव शरीर के भौतिक, फिजिकल तथा पराभौतिक मेटाफिजिकल तत्व साथ साथ रहते हैं। जहां एक ओर यह शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी इन 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, वही दूसरी ओर काल अथवा समय, दिशा, डायरेक्शन, मन तथा आत्मा जैसे पराभौतिक तत्वों का भी इस शरीर में चेतन इकाई के रूप में प्रतिस्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। और आयुर्वेदिक का यह मान्यता है कि मानव शरीर को का जो भौतिक, फिजिकल तथा पराभौतिक मेटाफिजिकल तत्व साथ साथ रहते हैं, यहाँ जहाँ एक ओर यह शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से 5 तत्वों से मिलकर बना है, वहीं दूसरी ओर काल, जो 6 नंबर हमारे बाएं हाथ के 6 नंबर उंगली में काल को दिया गया है, तो उसे सर ने बताया होगा आप लोगों को। दूसरी ओर अथवा समय, दिशा, वही जो है हमारे काल जो है वो समय दिशा का डायरेक्शन करता है। और मन तथा आत्मा जैसे पराभौतिक तत्वों का भी इस शरीर में चेतन इकाई है। जो मन 8 नंबर फिंगर में है, तो इस शरीर का चेतन इकाई रूप में प्रतिस्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मानव शरीर में विद्वान विलक्षण मस्तिष्क इसे अन्य जीवों से श्रेष्ठ प्राणी के रूप में स्थापित करते हैं। हमारा मस्तिष्क जो है वो शरीर में सबसे प्रथम स्थान है उसका, और उसी के इशारे पे हम चलते हैं। जो हमारा मस्तिष्क कहेगा वही करेंगे। मैं मोनित पाटिल, थोड़ा सा अपना जी। वो बंद करो, मैं 2 मिनट बता दूं इसके बाद। जी जी तुम्हारा इको कर रहा तुम्हारा जी उसका। हाँ, बंद करो, जी सर। बंद करो तभी इको करेगा। हाँ, वर्चुअली जो है जो 9 की बात की गई है, तो 9 की तुलना जब कर रहे हैं तो हम एक और कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। हमारा आयुर्वेद कह रहा है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो हमारे 5 भौतिक तत्व हैं जिनको हम लोग महाभूत कह रहे हैं, और उसके अलावा काल, दिशा, मन, आत्मा, ये हमारे 4 और हैं। तो यानी हम 9 भागों में विभाजित हमने किया। एक और कंसेप्ट की ओर हम आगे बताने चाह रहे हैं कि जो 9 चीजें हैं जो आयुर्वेद कह रहा था, उसी आधार पर हम 9 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो 9 चीजें भी हमारे हैं जो शरीर के संरचना में योगदान दे रही हैं। बस ये कंसेप्ट है। उसी को उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न साइंस है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं इस रूप में कि काल, दिशा, मन, आत्मा जो है, ये कोई लिम्बिक सिस्टम है, कोई हाइपोथैलेमस है, ये सब चीजें हैं, कोई सेरेबेलम है, कोई मेडुला है। तो इन आधारों पर हमने उसको करने की कोशिश किया है। ठीक। हाँ हाँ, मुन्नी पाटिल बोलिए। इस प्रकार समग्र रूप में देखा जाए तो मानव शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन तथा आत्मा, इन 9 द्रव्यों के संयोग से निर्मित एक विलक्षण इकाई है, जिसका पराभौतिक स्वरूप इसे अन्य प्राणियों से अलग एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। तो हमारा जो ये शरीर है, सर ने बता दिया आपको कि 9 है, 10वां तम है। ठीक है ना सर? अभी 9 की तुलना हम कर रहे हैं ना, तो हम 9 की बात कर रहे हैं। जी। तो आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से यदि इस शरीर में संबद्ध पराभौतिक तत्वों का विश्लेषण किया जाए तो वो इस प्रकार है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम काल के प्रतिनिधि है। काल के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी कार्य प्रणाली के स्वाभाविक मार्ग का नियंत्रण पार्श्व मस्तिष्क
हाइंड ब्रेन दिशा तत्व के प्रतिनिधि के रूप में मनुष्य के व्यवहार संबंधी अभिव्यक्ति जैसे कि हाव भाव विश्लेषण, तर्क इत्यादि के नियंत्रण कंट्रोलर के रूप में विद्वान लिम्बिक सिस्टम है। जो इस तरह से जो हमारा ब्रेन है, तो हमारे हाव भाव को, चाहे हमारे मनोदशा को व्यक्त करने में ये जो ब्रेन का जो सिस्टम है वो हमें दिशा निर्देशित करता है। मनुष्य की व्यवहार संबंधी अभिव्यक्ति जैसे कि हाव भाव विश्लेषण, तर्क इत्यादि के नियंत्रण कंट्रोलर के रूप में विद्वान लिम्बिक सिस्टम भी है। मन के प्रतिनिधि के रूप में शरीर के समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के संचालक एवं नियंता मस्तिष्क के नाभिकीय केंद्र कोर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। कोर न्यूक्लियस ब्रेन जो है हमारे मन के मस्तिष्क के जितनी क्रिया का संचालन होता है उसको कंट्रोल करता है। आत्मा के प्रतिनिधि के रूप में विद्वान सहज ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में विद्वान 9 ग्रहों से भी मानव शरीर की तुल्यता स्थापित की जा सकती है। अब इस मानव शरीर के जैसे ब्रह्मांड में 9 ग्रह स्थापित है, उसी तरह से हमारे शरीर को भी 9 ग्रहों के रूप में मतलब दर्शाया गया है कि हमारे शरीर में भी उसी तरह से 9 ग्रह स्थापित हैं, जिससे यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि भौतिक एवं पराभौतिक अविभाज्य है तथा ब्रह्मांड एवं पिंड में पूर्ण तुल्यता विद्यमान है। 9 ग्रहों के रूप में यहाँ बताए गए हैं कि ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में तुलना की जाए तो जिस तरह से 9 ग्रह है उसी तरह से हमारे शरीर में ये 9 तत्व हैं जो आकाश, वायु, अग्नि, जल ये है, वो 9 पिंड के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार शरीर के संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर यह कह सकते कि हमारे शरीर तथा हथेली में आपस में पूर्ण तुल्यार्थता है। यहाँ का ये बता रहे हैं कि जो इस तरह से इस के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में और पिंड में समानता है और एक ही चीज है, जो पिंड में है वही हमारे शरीर में, जो हमारे ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में। जो काल दिशामान आत्मा है वो हमारा मेडुला, सेरेबेलम और ब्रेन के जो लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, इन सब के रूप में है, वो बताने की कोशिश की गई। जैसे पहले चर्चा की जा चुकी है कि एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। शरीर ऊर्जा का एक पिंड है। ऊर्जा की परिभाषा वैज्ञानिक जगत में कही गई है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, लीवर, हृदय, गुर्दे आदि सभी अपना अपना कार्य करते हैं। सबकी अपनी अपनी कार्य करने की एक क्षमता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी अंग है सो वो अपना कार्य करते हैं, उनका अपनी क्षमता है जिससे वो कार्य करते हैं। ठीक इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि शरीर के प्रत्येक भाग, अंग, अवयव आदि की एक ऊर्जा है। सारे हमारे शरीर में जितने अंग हैं उनके अपनी अपनी अलग अलग ऊर्जा है। शरीर ऊर्जा का एक पिंड है जिसमें मस्तिष्क, ब्रेन इस ऊर्जा का संचालन करता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उस सब का संचालन हमारा ब्रेन करता है तथा शरीर में ही स्थित आत्मा ऊर्जा का असीमित स्रोत है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा आत्मा है वो हमारे ऊर्जा का असीमित स्रोत है। जैसे कि कहा गया है कि इसे ऊर्जा जैसे कि ऊपर भगवान का एक ऊर्जा है अलग, हमारे जो मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश है उनकी ऊर्जा है, उसी तरह से हमारे शरीर में आत्मा की ऊर्जा है जो अलग ऊर्जा है। जो आत्मा की जो ऊर्जा है उसी से सारा शरीर हमारा चलता है। जिस प्रकार से जैसे पंखा, टीवी और फ्रिज वगैरह वगैरह चलते हैं लेकिन करंट तो एक ही है, बिजली का, उसी से चलता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में हमारे हाथ, पैर, सिर सब चलते हैं लेकिन चलते तो उन्हीं के एक आत्मा में जिसमें प्राण है उसी के इशारे पर चलते हैं। अगर प्राण निकल जाए तो हमारा शरीर मृत हो जाएगा। एकू बिंदु दबाने पर ऊर्जा के स्पंदन उत्पन्न करके रोगों को दूर किया जा सकता है। बताया गया कि अब इसी तरह से हमारे हथेली में जो एकू बिंदु है उसको स्पंदन करके दबा के ऊर्जा को, हमारे शरीर के रोग को दूर किया जा सकता है। मानव शरीर की संरचना को ध्यान से देखे। इसमें मध्य में धड़, उससे निकले 2 हाथ व 2 पैर और ऊपर की ओर एक छोटा सा भाग सिर विद्यमान है। हम कह सकते हैं कि धड़ और उसके 5 भाग या पंच तत्वों की ओर संकेत करता है। हमारे शरीर की संरचना जो है, मध्य में धड़ है,
इस उससे निकले 2 हाथ हमारे हैं और ऊपर की ओर एक छोटा भाग हमारा सिर है। हम कह सकते हैं कि धड़ और उसके 5 भाग, इस तरह से सिर, 2 हाथ और धड़ मिला के 5 भाग हो रहे हैं। छठा उसकी ऊर्जा के रूप में उसे चेतनता प्रदान करती है, जो हमारे आत्मा, हमारा प्राण है। इस शरीर के उपचार के लिए एक सेकंड, आयुर्वेद में ये कहा गया है, थोड़ा सा, हाँ मुन्नी त्रिपाठी उनको इको कर रही है ना, हमारी इको कर, हाँ। आयुर्वेद में एक श्लोक है, खादेय चेतना षष्ठा। उन्होंने कहा कि खादेय माने आकाश, खा माने आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये जो है, और उनके साथ चेतना धातु जब तक नहीं होगी, पुरुष की परिभाषा जब की गई तो उन्होंने कहा कि पुरुष परिभाषा में कहा कि खादेय चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और ये चेतना धातु, तो ये जो तब मिलेगी तभी पुरुष के वाले बोले। तो पुरुष की बात की जा रही थी तो वो नारी पुरुष नहीं था, वो वास्तव में व्यक्ति था। तो व्यक्ति के रूप में उन्होंने कहा कि खादिया चेतना श्रेष्ठा, ये धातुएं जब 5 आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इसमें चेतना धातु शामिल होगी तब पुरुष माना जाएगा। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो छठी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और उसके साथ एक चेतना मिलेगी तभी हमारे शरीर में स्पंदन होगा। तो ये ठीक मुन्नी पड़े वही। आइए जी। जैसे पहले चर्चा की जा चुकी है कि एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। शरीर ऊर्जा का एक पिंड। ऊर्जा की परिभाषा वैज्ञानिक जगत में कही गई है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य की क्षमता की ऊर्जा कहते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि शरीर प्रत्येक भाग, अंग, अवयव आदि की एक ऊर्जा है। शरीर ऊर्जा का एक पिंड है जिसमें मस्तिष्क, ब्रेन इस ऊर्जा का संचालन करता है तथा शरीर में ही स्थित आत्मा ऊर्जा का सीमित स्रोत है। एक कुबिंदु दबाने पर इसकी ऊर्जा में स्पंदन उत्पन्न कर रोगों को दूर किया जा सकता है। मानव शरीर की संरचना को ध्यान से देखें। इसमें मध्य में धड़, उससे निकले 2 हाथ, 2 पैर, ऊपर की ओर छोटा सा भाग सिर विद्यमान है। हम कह सकते हैं कि धड़ और उसके 5 भाग या पंच तत्वों की ओर संकेत करते हैं तथा छठा उसकी ऊर्जा के रूप में उसे चेतनता प्रदान करता है। इस शरीर के उपचार के लिए इसके रचयिता ने इस शरीर में ही सादृश्यता स्थापित किया है। शरीर संरचना की इस अद्भुत कृति को पहचानने वाले को कोरिया के दार्शनिक प्रोफेसर पार्क जेबू इसी सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा जनमानस के लिए सरल किया। अब यहाँ बता रहे हैं कि सृष्टि के रचयिता ने हमारे शरीर को शरीर में ही उपचार के लिए, शरीर के में ही उपचार के लिए उसका प्रबंध किया है, जिसको सर ने बताया था भी कि प्रोफेसर पार्क जेबू इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाए थे। उन्होंने ही इसका सिद्धांत लागू किया था। तुल्यार्थता सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया, जैसे कि सिद्धांत जो समाज में एक संबंध स्थापित करने की कड़ी है के रूप में एक बच्चे का नाक, नक्शा, बॉडी फैक्टर, रंग, रूप अपने माँ बाप जैसा होता है, ठीक इसी प्रकार मानव शरीर की हथेली व तलवे शरीर जैसे होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे जिस तरह से मानव शरीर में मतलब हाथ, पैर, वो पूरा शरीर होता है, उसी तरह से हमारे हाथ की हथेली और पैर के तलवे हैं जिसमें सादृश्यता बनाई गई है। यदि हम अपनी हथेली व तलवे को ध्यान से देखें तो हमें धड़ के रूप में मध्य भाग तथा 5 भागों के रूप में 5 उंगलियां एक समान दिखती है। अब अपने हथेली और तलवे को ध्यान से देखें तो हमें धड़ के रूप में मध्य भाग दिखाई देता है तथा 5 भागों के रूप में 5 उंगलियां एक समान दिखती है, मानो हाथ पैर से शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है उसी से हमारा हाथ पैर उत्पन्न हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर से ही हमारा हाथ पैर उत्पन्न हुआ है। जैसे बच्चा माँ के शरीर में यहाँ सादृश्यता दिखाई गई है, थोड़ा आगे कर दीजिए, सादृश्यता दिखाई गई है। शरीर, हथेली व तलवे के पीछे का भाग दिखाया गया है और आगे का भाग भी दिखाई गई है, से उत्पन्न हुआ है। इन दोनों कृतियों से सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्मा
का योगदान स्पष्ट दिखता है, जिससे हमें दिखता है कि हम परम ब्रह्मा ने हमारे शरीर को किस तरह से रचना की है, जिस तरह से हमारे शरीर से ही हाथ पैर उत्पन्न हुआ हो। इस हथेली और तलवे रूपी शरीर का प्रयोग तथा एक्यू बिंदुओं की खोज कैसे करें, आइए इस पर चर्चा करें। ऊपर दिखाया गया चित्र के अनुसार हाथ की हथेली तथा पैर के तलवे में पूरे मानव शरीर की संरचना सादृश्य के रूप में प्रस्तुत की गई है। हमारे हथेली और तलवे में मानव शरीर की जो संरचना है वो प्रस्तुत सादृश्य दिखाया गया है चित्र में। आप देखिए चित्र में दिखाया गया है किस तरह से अंगूठे के ऊपर, अंगूठे में हमारे ऊपर यहाँ नाक, यहाँ आंख दोनों तरफ, यहाँ बीच में जहाँ उभरा हुआ भाग है उसे नाक के रूप में दिखाया गया है। जो हमारे अंगूठे में उभरा हुआ भाग है, हमारे अंगूठे में जो उभरा हुआ भाग है उसे नाक के रूप में दिखाया गया है। और नाक के जस्ट ऊपर इधर दोनों तरफ साइड आंख दिखाई गई है, और नाक के नीचे वाली जो यहाँ पोर्शन है वहां मुंह का चित्र दिखाया गया है। उसके नीचे फिर गर्दन का चित्र है, आप चित्र में देख सकते हैं। ऊपर दिखाए गए चित्र के अनुसार हाथ, हथेली, पैर के तलवे में पूरे मानव शरीर संरचना है। ये पूरा चित्र दिखाया गया। तुल्यार्थ शरीर व हथेली एवं तलवे के आगे का भाग, तलवे के आगे का भाग में भी दिखाया गया है। आपको देखिए आंख का चित्र, मुंह का चित्र दिया गया है, तलवे के आगे भाग में भी दिखाई गई है। उसी तरह से हाथ में भी दिखाया गया है, अंगूठे में, और तलवे में भी अंगूठे में दिखाई गई है, हमारे पैरों में, और तलवे के पीछे के भाग में भी दिखाया गया। पीछे के भाग में आंख, नाक, मुंह बनाई गई है। और देख लीजिए आप लोग चित्र। अब हथेली व तलवे के प्रमुख भागों की प्रयोग विधि। हथेली और तलवे में कैसे प्रयोग करेंगे हम उपचार के लिए। हथेली तलवे के अंगूठे का स्वरूप मनुष्य के सिर जैसा है। हथेली और तलवे का जो अंगूठे का चित्र है, हमारा हथेली और तलवे का, वह सिर के जैसा लगता है। सिर व गर्दन में 2 जोड़ हैं, इसी प्रकार अंगूठे में भी 2 जोड़ है। जैसे हमारा सिर और गर्दन 2 जोड़ है, इसी तरह से हमारे अंगूठे में 2 जोड़ है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर के भाग सिर और नीचे के भाग गर्दन के रूप में दिखाया गया है। चेहरे व सिर का तथा नीचे का हिस्सा गले का परिचायक, अतः चेहरे पर स्थित आंख, नाक, कान, मुंह के उपचार के लिए अंगूठे के ऊपर ऊपरी भाग का प्रोब से दबाकर एक्यू बिंदु खोजे। अब जैसे चेहरे के लिए हमें उपचार करना है तो आंख, नाक के जगह पर इस तरह से प्रोब से दबा के इस तरह से हम उसे उपचार के लिए खोज सकते हैं। जहां दर्द होगा, दर्द युक्त जगह पे, तो हमें समझना चाहिए कि हाँ हमें लगाना है मैग्नेट, मेथी वगैरह, जिससे हमारा उपचार होगा। ऊपरी भाग पर प्रोब से दबाकर एक्यू बिंदु खोजे। दर्द युक्त स्थान को प्रोब से दबाकर ट्विस्ट ऐसे ट्विस्ट करके मेथी दाना, मटर, मैग्नेट लगाकर उपचार करें। दूसरा है हथेली व तलवे की 4 उंगलियां शरीर के 2 हाथ व पैर के समान दिखाई गई है। हथेली व तलवे की 4 उंगलियां जो है हमारे जैसे 2 हाथ और 2 पैर के रूप में दिखाया गया है, उसी तरह से पैरों में भी दिखाए गए हैं। 2 हाथ और 2 पैर के रूप में जो हमारे पैर के 4 उंगलियां हैं, वो उसी तरह से पैरों में कोई वो नहीं किया गया बदलाव। जिस तरह से हाथ में उसी तरह से पैर में भी उसकी सादृश्यता दिखाई गई है। दूसरा है हथेली व तलवों की 4 उंगलियां शरीर के हाथ व पैर के समान दिखाई गई। एक जैसी आकृति एक जैसे ऊर्जा के स्तर को बताती है। अतः हाथ के उपचार के लिए बाहरी 2 उंगलियों और पैर के उपचार के लिए बीच की 2 उंगली। हमारे पैर के उपचार के लिए अगर पैर में उपचार करेंगे तो बीच के 2 उंगलियां जो है उस पर उपचार करेंगे। हाथों पैरों में दर्द, कमजोरी। हाथ पैर में अगर दर्द और कमजोरी है, जोड़ों में सूजन है आदि होने पर हमें हाथ पैर की सादृश्यता के अनुसार उस पे चना, मटर या मैग्नेट से हम उपचार करेंगे। हाथ पैर की सादृश्य अंगुलियों पर रिंग चलाकर, ये रिंग है, रिंग से मसाज किया जाता है, ऐसे चला के उंगलियों पे, जोड़ पे। कंधा, कलाई से संबंधित जो भी तकलीफें बाहरी 2 उंगलियों के 3 जोड़ों पर मेथी पट्टी बांधकर
उपचार करें। इसी प्रकार पैर के 3 जोड़ कुल्ला, घुटना, टखना के उपचार के लिए हथेली तलवे के बीच की 2 उंगलियों के 3 जोड़ों को दबाकर, घुमाकर, ट्विस्ट या मेथी पट्टी लगाकर उपचार किया जाता है। इसी प्रकार से पैर के 3 जोड़ है, जैसे कुल्ला, घुटना और टखना, उसके उपचार के लिए हथेली तलवों की बीच की 2 उंगलियों, जो हमारे बीच की 2 उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां हैं, जोड़ों, उनके जोड़ों को दबाकर, घुमाकर, ट्विस्ट करके इससे प्रोब से या मेथी पट्टी लगा के उपचार किया जा सकता है। नंबर 3 में धड़ क्षेत्र के उपचार के लिए हथेली व तलवे के मध्य भाग पर दर्द धड़ के क्षेत्र में, जैसे हमारे हथेली में जो धड़ क्षेत्र यहाँ जैसे कि बताया गया है, धड़ क्षेत्र में यहाँ दिया हुआ है आपके चित्र में, वहां देख लीजिए, ज्यादा दिखेगा आपको। तो धड़ क्षेत्र के उपचार के लिए हथेली व तलवे के मध्य भाग पर दर्द युक्त एक बिंदु को खोजी जाती है तथा शरीर के सामने के भाग हथेली तलवे के सामने भाग पर धड़ को चित्रानुसार 2 भागों में बांटा गया है, छाती तथा पेट का भाग। यहाँ हमारे छाती तथा पेट के भाग हैं, इनके बीच के अंदर मांसपेशी होती है, डायफ्राम, जिसे डायफ्राम कहते हैं, ये डायफ्राम है कहते हैं। इसी क्षेत्र में छाती और पेट के अलग अलग पहचान होते हैं। इसी क्षेत्र में हमारे आधा छाती, इधर छाती और इधर पेट का पहचान दिया गया है। हाथ दिख रहे हैं सर मेरे? जी, मेरे हाथ दिख रहे थे? हाँ दिख रहा। सादृश्यता और तुल्यता सिद्धांतों के अंतर इसी डायग्राम क्षेत्र से है। आप देख लीजिए, इसमें चित्र में भी दिया हुआ है, और इधर हाथ में इधर का जो भाग है हमारा, वो छाती के लिए है, और इधर का जो भाग है हमारे पेट के लिए और नीचे के लिए। सादृश्य सिद्धांत हथेली तलवे के अंगूठे के नीचे के ऊपर हिस्से को छाती का भाग दर्शाया गया है तथा बाकी धड़ क्षेत्र कलाई के जोड़ से नीचे का है। इसमें उपचार के दृष्टिकोण से छाती व पेट का कुछ भाग तथा एक्यू बिंदु एक दूसरे को ढक लेते हैं। इससे दर्द किस क्षेत्र का है यह जानने समझने में। एक सेकंड, यहीं पर अंतर आप समझ लीजिए। चाइनीज सिद्धांत है सादृश्यता सिद्धांत। प्रोफेसर पार्कजू का सिद्धांत जो है, उन्होंने सादृश्यता कहा, करस्पॉन्डेंस, अंग्रेजी में, हिंदी में सादृश्यता। हम लोगों ने उसको कहा तुल्यता, आयुर्वेदिक में तुल्यता कहा। अंतर क्या है? बस केवल एक ही चीज अंतर है। ये देखिए, जो डायफ्राम था पहले, वो डायफ्राम की जो लाइन दिखाई दे रही है, जहां ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है इस पहले चित्र में, इसी के आसपास चारों तरफ ये वाला, उन्होंने कहा कि थंब, अंगूठे को ऐसे रखिए, ऐसे को रखिए अंगूठे को, तो ये जो भाग आ रहा है ये डायफ्राम आ रहा है। देखिए, ये डायफ्राम का एरिया आ गया, तो यानी ये सिर हो गया और ऐसे डायरेक्शन में, तो ये डायफ्राम का एरिया था। अब इस डायफ्राम के उसमें, डायफ्राम के चेस्ट में हमारे क्या है? चेस्ट है हमारा। चेस्ट में क्या होगा? लंग्स होगा, 2 लंग्स होंगे और एक हार्ट होगा। तो इस, यानी हम लोगों ने इसको, चाइनीज ने यहीं पर वो हार्ट और यहीं पर लंग्स स्थापित किया। इससे हुआ क्या कि इस तरह रखने से लीवर, स्टमक, इन सब की पोजीशन में थोड़ा सा अंतर आया। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि स्टमक हमको दिखाना हो तो कहाँ दिखाएं, तो स्टमक जब यूं करने लगे तो स्टमक इसी में ओवरलैपिंग हो गई, एक के ऊपर एक आ गया। इस सिद्धांत को चाइनीज ने सादृश्यता सिद्धांत कहा था। ये प्रोफेसर पार्कजू का सिद्धांत, उन्होंने जो कहा, प्रोफेसर पार्कजू का सिद्धांत है वर्चुअली, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टीसीएम है। अब हम लोगों ने क्या किया, बस वही बताने की कोशिश करें। हमने इसी डायफ्राम को चेंज कर दिया। हमने यहां तो सर माना, इस एरिया में तो सर माना और गला माना, यही तक केवल सीमित रखा, लेकिन हमने डायफ्राम को ऐसे कर दिया और हमने डायफ्राम को यहां पे बना दिया। डायफ्राम ये बना दिया, यहां पर इस एरिया पर हम लोगों ने डायफ्राम बना दिया। तो उससे क्या फर्क पड़ गया? उससे ये फर्क पड़ गया कि जो हमारे, जैसे हमारी बॉडी सीधी है वैसे हमारे लंग्स भी आ गए, हमारे हार्ट आ गए, उसके नीचे हमारा स्टमक आ गया, उसके राइट में हमारा लीवर आ गया, लेफ्ट में स्प्लीन आ गया, हमारा बीच में स्टमक का एरिया, वो स्टमक के नीचे LI SI
सबके भाग आ गए, ये फर्क पड़ा। तो उसी को मुन्नी त्रिपाठी जी बता रहे हैं। जी आगे चलिए ये बेटा। इसमें उपचार के दृष्टिकोण से छाती व पेट का कुछ भाग तथा एक्यू बिंदु एक दूसरे से ढक लेते हैं। इससे दर्द किस क्षेत्र का है यह जानने समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, जबकि तुल्यार्थता सिद्धांत में धड़ को कलाई के जोड़ से सीधा उंगलियों तक दर्शाया गया है, जैसा कि सर ने अभी बता दिया आप लोग को। पेट के क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग मिलते हैं, जिसमें उपचारक को बिंदु खोजने व निदान में सरलता मिलती है। अतः छाती में सामने दर्द, चुभन, सांस की तकलीफें आदि हो तो छाती के भाग का उपचार करना चाहिए। यहाँ छाती के भाग पे उपचार करने चाहिए, जैसा सर ने अभी बताया आपको। भाग का हथेली तलवों पर दर्द बिंदु पर किया जाता है। इसी प्रकार पेट में गैस, अपच, कब्ज, दस्त, अपेंडिक्स का दर्द, मूत्र मार्ग में बाधा आदि तकलीफों के लिए डायफ्राम के नीचे क्षेत्र पर 5-6 मेथी दाने या स्टार मैग्नेट एक चक्र के रूप में बनाकर लगाया जाता है। जैसे डायफ्राम के नीचे वाले भाग में लगाया जाता है, मेथी का स्ट्रिप बनाकर मैग्नेट या चक्र मैग्नेट के द्वारा किया जाता है। धड़ के पीछे के क्षेत्र में तकलीफें हो, जैसे कमर दर्द, गुर्दे में पथरी या सूजन आदि, तो संबंधित एक्यू बिंदु हथेली तलवे व पीछे के क्षेत्र में मिलेंगे। हमारे धड़ के पीछे के मतलब तकलीफें होंगे तो हमारे हथेली के पीछे वाले भाग में उसके बिंदु मिलेंगे, जो प्रोब से दबाकर दर्द को खोजा जा सकता है। जहां दर्द होगा उस बिंदु पर मटर मैग्नेट और ये मेथी आदि लगा के उपचार कर सकते हैं। अतः मानव शरीर का संपूर्ण उपचार दोनों हथेली व दोनों तलवे द्वारा सरल ढंग से किया जा सकता है। सही एक्यू बिंदु खोजकर, दबाकर, सुई लगाकर, ऐसे जिम्मी से बिंदु खोज के सही और प्रोब से भी खोजा जा सकता है। और इससे रंग के कलर के द्वारा भी होता है। चुंबक के द्वारा ऊर्जा संतुलित कर देने से शरीर की अनेक व्याधियों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मानव शरीर के भीतरी संरचना का दृश्य भी शरीर एवं उसके प्रतिमान हथेली तलुओं पर कल्पना करके उपचार किया जा सकता है। शरीर के अंदर विद्यमान प्रत्येक अवयव, हृदय, फेफड़े, यकृत, पित्ताशय, पेट, प्लीहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूत्राशय, जननांग तथा गुर्दा एवं रीढ़ की हड्डी व उससे निकलने वाली नसों का उपचार भी आपके ही अपने हाथ पैरों में है। इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। हमारे हाथ के पीछे वाला भाग, यहाँ से जो हमारा ये अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर, उसके नीचे से यहाँ दिखाया गया है, जहाँ मटर और चना लगा के उपचार किया जा सकता है। अब यहाँ सादृश्य दिखाया गया है हथेली, शरीर के सामने के भाग की आंतरिक संरचना हथेली में तलवों पर, हथेली और तलवों पर कैसे किया जा सकता है वो दिखाया गया है। हथेली पर शरीर के सामने के भाग के अवयव है, सामने का भाग जो है उस पे इसमें दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया। थोड़ा और नीचे कीजिए सर। हाँ, दिखाया गया है। और इस तरह से मनुष्य का शरीर दिखाया गया है, जिसमें डायफ्राम का चित्र बनाया हुआ है। आपके हाथ में भी डायफ्राम का चित्र है, देख लीजिए, डायफ्राम में यहाँ बनाया गया है। और तलवे में देखिए, तलवे में एरी के पास में है हमारा, तलवे पर शरीर के सामने के भाग, शरीर के सामने का जो भाग है तलवे में एरी के पास है। शरीर के और नीचे का भाग जो है वो आपके तलवे के आगे वाले भाग में है। शरीर के पीछे के भाग की आंतरिक संरचना हथेली व तलवों पर दिया हुआ है। हथेली पर शरीर के पीछे के भाग के अवयव हैं, जो पीछे के भाग है हमारे, जो स्पाइन का, रीढ़ का, वो पीछे के भाग के दिया गया है। यहाँ हमारे रिंग फिंगर से लेके सीधे नीचे तक दिया गया है। दूसरा मानव शरीर का यांग शरीर है। जैसे हम पहले भी बताए थे कि पीछे का जो भाग है उसे यांग और आगे के भाग है उसे इन कहेंगे। तो यांग के भाग को दिखाया गया है यहाँ आपके चित्र में। तलवे पर शरीर के पीछे के भाग का अवयव दिखाया गया। हमारे तलवे में जो है हमारे, वो शरीर के पीछे के भाग, जो हमारा पैर है उसके ऊपरी हिस्सा में दिखाया गया। जिस तरह से यहाँ हाथ के ऊपरी हिस्सा में है, उसी तरह से पैर के ऊपरी हिस्सा में, ऊपरी भाग में हमें दिखाया गया है इसका उपचार के लिए।
रीढ़ का सादृश्यता, रीढ़ के जो हमारे स्पाइन है उसके सादृश्य दिखाए गए हैं। सर्वाइकल यहाँ बताया गया है, सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सैक्रम 5 होते हैं और कॉसिक्स 2 और 3 होते हैं। अब यहाँ साइटिका नर्व के एवं साइटिका नर्व एवं सादृश्यता दिखाया गया है। साइटिका नर्व जो है इस तरह से हमारे जांघ से लेके नीचे तक के दिखाया गया है, जो होता है हमारे नीचे वाले पीछे के भाग जो है पैर के पीछे वाले भाग, तो जांघ से लेके नीचे एड़ी तक की ये नर्व होते हैं। ये दिखाई गई है साइटिका नर्व के बारे में चित्र। साइटिका नर्व कोरस्पोंडेंस दिखाया गया है कि इसे कोरस्पोंडेंस में हम इसका इलाज कैसे करेंगे। तो हमारी जो ये बीच की उंगली है, बीच की उंगली में हमें ये यहाँ पे मेथी स्ट्रिप लगा के, बीच की जो हमारी उंगली है उसमें मेथी स्ट्रिप ऐसे लगा के हम जो है वो कर सकते हैं इसका इलाज। बायां पैर के बाएं हाथ में और दाएं पैर के दाएं हाथ में ये मेथी स्ट्रिप हम यहाँ पे लगा के, यहाँ पे मिडिल फिंगर के साइड में लगा के कर सकते हैं। आपके इसमें भी दिखाया गया। उसी तरह से पैर में हमारे पैर के जो तीसरे नंबर की उंगली है, तो तीसरे नंबर की उंगली में उसके साइड में लगा के तीसरे नंबर के मेथी स्ट्रिप हम साइटिका के इलाज कर सकते हैं। दायां पैर के दायां पैर में और बाएं पैर के बाएं पैर में। एक्यूप्रेशर उपचार का ये अत्यंत सरल स्वरूप है। इन चित्रों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के अंदर हो रही समस्त गतिविधियां व ऊर्जा के रूपांतरण का स्वयं ही घर बैठे जांच कर सकता है तथा उपचार करके स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। एक्यूप्रेशर की इन बिंदुओं का सबसे अद्भुत स्वरूप यह है कि यदि इन पर दर्द है तो रोग है और दर्द नहीं है तो रोग नहीं है। अतः एक ही बिंदु से उपचार, निदान एवं स्वास्थ्य सुरक्षा एक्यूप्रेशर द्वारा संभव है। अब एक और है कि हम ये जिम्मी और प्रोब से दबा के देखेंगे, जहां हमें दर्द होगा तो उसका मतलब कि हमें उसी स्थान पर हमें इलाज करना है, वही रोग है हमारा। अगर दर्द नहीं है तो रोग नहीं है। और इसी प्रकार से हम उपचार कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जो गलती हुई उसके लिए क्षमा। सर बस इतना ही था, इतना ही है सर। बढ़िया, ठीक है। ये तुल्यारता जो है उसको हम लोग किसी तरह समझते अंतर है। और बस इस वीडियो आएगा तो आपका इको कर रही है। साउंड बहुत ही तो जो इसको हम लोग, जो वीडियो आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और इससे थोड़ा ये समझेंगे कि हम लोग साथ ये इसको तुलना क्यों कर रहे हैं। कि एक्चुअली आगे चल के जब हम हाथों में और अपने पैरों में लगाना शुरू करेंगे तो हमको ये आधार होना चाहिए कि हम किस स्थान पर जो हमारे ऑर्गन दिखाए जा रहे हैं उन ऑर्गन्स को इसी में स्थापित करेंगे। और हमेशा हम इसको इस रूप में रखें। हमेशा कल्पना जब भी करिएगा तो ऐसे करिएगा, हाथ को नीचे की तरफ रखिएगा, सामने की तरफ, ऐसे ही शरीर जैसे है वैसे ही। तभी हमको मालूम पड़ेगा कि लेफ्ट कौन है, राइट कौन है। हमको लेफ्ट और राइट का कल्पना जैसे हो गई, तो ऐसे रखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। यानी इंडेक्स फिंगर हमारी, अगर लेफ्ट हैंड की बात होगी तो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर हमारी लेफ्ट हाथ होगी। और राइट जो स्मॉल फिंगर है, लेफ्ट की ही राइट स्मॉल फिंगर जो है वो हमारा राइट हैंड हो जाएगा। ऐसे नहीं रखेंगे, बाय द वे गलती से हम लोग किसी और डायरेक्शन में रख देंगे, ऐसे रख देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसे रखना पड़ेगा सामने की तरफ, जैसे हम खड़े हैं तो इसमें हमारा बाएं पैर बाईं तरफ, दायां पैर दाएं, बीच वाले 2 पैर हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, हाथ हैं। तो इसलिए 2 छोटे जो हाथ हैं उनको बायां हाथ बाईं तरफ, दायां हाथ दाईं तरफ। अगर बाएं हाथ में उपचार करना हो तो हमको बाएं हाथ में इंडेक्स फिंगर में करना पड़ेगा। अगर राइट में करना हो तो कोशिश करनी चाहिए कि हमको राइट हाथ इसमें करें, तो इसमें राइट हैंड ये हो जाएगा, राइट इंडेक्स फिंगर हो जाएगी। अगर हमको लेफ्ट में करना हो तो हम क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड बढ़ाएंगे, लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड बढ़ाएंगे, तो लेफ्ट हैंड में हमारा सबसे किनारे वाला लेफ्ट हैंड है, दो तो बीच में है, ये पैर है, तो इन पर उपचार नहीं करना है, लेफ्ट हैंड में करना है। और अगर राइट हैंड की कोई बात करेंगे राइट हैंड, तो हम राइट वाला शुरू कर देंगे और राइट हैंड हमारा राइट इंडेक्स फिंगर हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान धीरे धीरे आपको अनुभव से आने लगेगा। इसी तरह आपको पीछे का भी करना है, तो इसी से आप निकालेंगे कि पीछे के पैर में करना है तो राइट पैर में करना है। तो अगर राइट पैर को आपने कहा मान राइट पैर, तो राइट पैर हमारा ये हुआ, इसको पकड़ लीजिए, इसी पैर में उपचार करना है पीछे। ऐसे मत करिए, ऐसे करिएगा तभी मालूम पड़ेगा कि सेकंड हमारा लेफ्ट और राइट कहां पर है। बस ये तरीका है, उसी को पकड़ लीजिए, उसी को समझ लीजिए कि ये हमारा है, फिर उस पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। ये तरीका है हम लोगों को आगे समझने का। जब से आप करना शुरू करेंगे, मेथी पट्टी लगाएंगे तो भी कहाँ पे लगाना है ये तय करेगा ये। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं और हम लोग सपने पूरा करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और अपने ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे। अगर ज्ञान आप पास सीमित रहेगा तो ज्ञान जो है बढ़ नहीं पाएगा। ज्ञान को आपको बढ़ाना है तो ज्ञान को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और सामने वाले जिसको आप ज्ञान दे रहे हैं उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए हम आगे प्रयास करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम ले रहे हैं, फिर हम लोग दोबारा आते हैं।